आज हम समाजशास्त्र में नातेदारी की परिभाषा को विस्तार से परिभाषित करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा ये लक्ष्य है कि मेरे पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। आज काजल भारती भागलपुर बिहार से हैं, जिन्होंने बार बार बताया कि मैडम नातेदारी हमें समझ में नहीं आ रही है और इसके छोटे छोटे प्रश्न करके आप हमें समझाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो विशेषकर आज का ये क्वेश्चन है जो हम 3 टुकड़ों में परिभाषित करेंगे। और आज ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं डिस्टेंस से कहीं रेगुलर, तो खासकर उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम नातेदारी को परिभाषित करेंगे कि नातेदारी है क्या। तो हम शाब्दिक रूप से कहें कि जैसे कि समाज है, समाज अपने आप में क्या है, संबंधों का जाल है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से क्या आवश्यकता है, इस तरह हमारा समाज क्या है, इस आपस में संबंधित होता है। लेकिन हम शाब्दिक रूप से आज इसकी परिभाषा देखते हैं कि कौन सा समाजशास्त्री नातेदारी को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैडक्लिफ ब्राउन एक बहुत बड़े समाजशास्त्री है। तो उन्होंने नातेदारी को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित किया। नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृति वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों से परंपरात्मक संबंधों का एक आधार होता है। यानी कि रैडक्लिफ ये कहना चाहता है कि समाज के जो उद्देश्य हैं उनको स्वीकृत रूप से हम पूरा कर सकें। देखिए, वंश वृद्धि के लिए सामाजिक स्वीकृति जरूरी होती है। उसके लिए हमें जब विवाह के बाद क्या मिलती है, नातेदारी मिलती है, जो कि सामाजिक संबंधों के जो हमारा परंपरागत जो तरीका है उन संबंधों के आधार पर होता है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी समाज के अंदर किसी परिवार में कोई नातेदारी स्थापित होती है तो हम ये सोचते हैं कि समाज में उसको स्वीकृति मिले। जितने भी हमारे सामाजिक संबंध हैं, चाहे वो प्रथम नातेदारी का है, द्वितीय नातेदारी का है, तृतीय नातेदारी का है, वो सारे के सारे हमारे जो सामाजिक संबंध है वो क्या होते हैं, परंपरागत संबंधों पर उनका बेस होता है, आधार होता है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई दादा है, ये फिर परदादा है, ये उससे भी बड़ी पीढ़ी का दादा है, तो वो हम हमारे परंपरागत क्या होते हैं, आधार होते हैं। और भी हम दूसरे डॉक्टर रिवर्स के अनुसार, डॉक्टर रिवर्स क्या कहते हैं कि नातेदारी के बारे में, कि नातेदारी का सबसे संबंध जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए, रिवर्स के अनुसार ये है कि नातेदारी है उसमें जो वंशावली यानी कि एक पीढ़ी से जो नाम चला आ रहा है, एक पीढ़ी में जो हमारी नातेदारी है। अब देखिए, हम अपने ही वंश में दादा परदादा, अपने ही वंश में चाचा ताऊ बता सकते हैं, अपने ही वंश में जो चचेरा भाई या बहन है वो है, किसी दूसरे वंश में ये नहीं है। तो यानी कि वंश के आधार पर नातेदारी क्या होती है, चलती रहती है, उनका निर्धारण किया जाता है, तो वंश के आधार पर ही किया जाता है। और नातेदारी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि समाज के अंदर जब नातेदारी स्थापित होती है तो हमें एक तो विवाह के आधार पर नातेदारी को परिभाषित करते हैं और एक रक्त के आधार पर नातेदारी को परिभाषित करते हैं। तो मेन रूप से ये है कि एक वंश के अंदर किसी व्यक्ति के बातचीत करना या उसको पहचान के लिए जो बीच में संबंध जो है उसी को हम एक तरीके से नातेदारी कहते हैं। और ये एक बहुत लंबी है
कि प्रथम नातेदारी जो आपके बिल्कुल प्रत्यक्ष में, आप जिनके कॉन्टैक्ट में हैं, जैसे माँ के साथ, पिता के साथ संबंध है, या फिर माँ का संबंध पहले किसी के साथ प्रत्यक्ष है और बाद में आपके साथ बनता है, तो वो अलग तरह का संबंध है। तो नातेदारी का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है कि कौन व्यक्ति आपको रिश्ते में क्या लगता है, किस तरह आप कौन से शब्दों के सूचक से आप उनको जानते हैं कि वो आपके पहले माँ के संबंधित रहे, फिर आपसे संबंधित हुए, आपके पिता से संबंधित रहे, फिर आपके संबंधित रहे, आपके दादा से संबंधित रहे, फिर आपके संबंधित रहे। इस तरह बहुत लंबी क्या होती है लिस्ट। भारत एक संयुक्त परिवार प्रणाली का शुरू से ही ये रहा है कि भारत में संयुक्त परिवार जो हमारे हैं ये प्रचलित रहे, तो इसलिए नातेदारी की जो व्यवस्था है वो भी भारत में क्या रही है, ज़्यादा रही है। तो इस चीज़ को बड़े विस्तार से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो नातेदारी व्यवस्था है कहीं ना कहीं हमसे, हमारे पूर्वजों से हमारा उनका रक्त संबंध रहा होगा, या फिर हमारे जो प्रथम नातेदारी है उनका कहीं उनका भी प्रथम नातेदारी का कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, कोई रिश्ता रहा होगा। तो एक तरह रिश्तों को, नातेदारी रिश्तों को मेंटेन करती है, उनको व्यवस्थित करती है कि किस व्यक्ति का किसके साथ क्या संबंध है। और जब नातेदारी स्थापित हो जाती है समाज में या परिवार में, तो एक व्यक्ति कौन किसको आदर देता है, कौन सम्मान दे रहा है, कौन किसको प्यार कर रहा है और कौन किसी की देखभाल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनसे लागू हो जाती है। और कहाँ पे संबंध सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो ये हमारी नातेदारी व्यवस्था करती है। तो नातेदारी समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नातेदारी व्यवस्था से ही क्या होता है, ये सिस्टम जो है हमारा पारिवारिक या समाज का वो बना रहता है। अब देखिए, जब नातेदारी नहीं होगी तो हम अपने से बड़ों को हम नाम लेके नहीं बुला सकते। तो हम क्या उनको ऐसे कहेंगे, अरे ओ ये वो, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना होगा उसके अंदर, तो हमें जो उनकी नातेदारी है, जो आपके वो लगे, दादाजी है तो आप दादाजी कहेंगे, ताऊ जी है तो आप उनको ताऊ जी कहेंगे, मामा जी है तो आप उनको मामा जी कहेंगे। तो ये एक जो समाज का या परिवार का जो सिस्टम है वो इससे पूर्ण रूप से स्थापित होता है। और वंश के अंदर किस व्यक्ति को किस नाम से या किस संबंध से पहचाना जाए, जाना जाए, बोला जाए और उनको परिभाषित किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, नातेदारियों की व्यवस्था प्राचीन समय से हमारी चली आ रही है। आपने महाभारत में भी देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि वहाँ से भी हमने नातेदारी व्यवस्था को देखा है, वो कौन किसकी सास है, कौन किसका, यानी वैसे जब तक ये चीज़ें स्थापित नहीं होंगी तो हम परिवार में किसी को नहीं बोल सकते। अपने से बड़े हैं तो हमने उनका भी नाम लेके पुकारना पड़े। तो नातेदारी व्यवस्था है वो एक पारिवारिक सिस्टम को क्या करती है, व्यवस्थित करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन होगा तो वो दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।